हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? राम जी की पाठशाला में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से चल रही होगी। ग्रामीण परिवेश को निपटाने के लिए हम जी-जान से लगे हुए हैं। अब देखो, क्लास अभी क्यों नहीं आ रही थी? अब कहोगे मास्टर जी आप बहाना बना रहे हो। अब आपके पास सारी सुविधाएँ हैं। बिल्कुल सारी सुविधाएँ हैं भाई, और मेरे जीवन में संघर्ष बहुत ज़्यादा है। ये मैंने देख लिया है। ये क्यों देख लिया है? क्योंकि भाई 4-5 दिन से, क्योंकि ग्रामीण अंचल में मैं रहता हूँ और लाइट का बुरा हाल है। ये बेहतर आप समझ सकते हैं। अभी लाइट का बुरा हाल है तो इन्वर्टर वगैरह सब ठप हुआ पड़ा है। अब ये आज सुबह से अब जाके जमी है, 4 दिन में अब जमी है, तो मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले सुबह से 4 बार प्रयास कर चुके हैं इस वीडियो को बनाने का। पर कोई बात नहीं, जो बोला है उसको पूरा करेंगे। बस आप विश्वास मान के करते रहिए, पढ़ते रहिए, आपको बहुत अच्छा रिज़ल्ट, आपको परिणाम देखने के लिए मिलेंगे। और अगर पहली बार आए हैं तो आपको पता है आपको क्या काम करना है। खाली-पीली मत देखो, निःशुल्क पढ़ा रहा हूँ, फ्री में पढ़ा रहा हूँ, बेहतरीन क्वालिटी और क्वालिटी में कंटेंट आपको दे रहा हूँ, तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो आज हम उत्तर प्रदेश की योजनाएँ शुरू करने वाले हैं, बाकी टॉपिक अभी कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि यही सबसे बड़ा टॉपिक अब आपका बाकी रह गया है। तो उत्तर प्रदेश की योजनाएँ समझते हैं और आज खासकर कृषि से संबंधित योजनाओं को समझते हैं। जितनी योजनाएँ मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये सफिशिएंट है। 1-2 योजनाएँ अगर अलग से रह जाएँगी तो उनको हम प्रैक्टिस सेशन में कवर कर लेंगे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं है। तो एक बार आप स्क्रीनशॉट लेते रहो और मैं पढ़ाना शुरू करता हूँ। देखो दोस्तों, सबसे पहले अपनी जो योजना है, उस योजना का नाम है एक जिला एक उत्पाद योजना, है ना? ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम। ये सन 2018 में यूपी गवर्नमेंट द्वारा लागू की गई थी। यानी कि नाम से ही पता इसमें लग रहा है कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, यानी कि हर एक जिला जहां पर उस जिले से संबंधित कुछ ना कुछ ऐसा है जिसकी वजह से वो जिला मशहूर है। ठीक है? जैसे कि आप ये मानो कन्नौज है, कन्नौज किसके लिए फेमस है? इत्र के लिए फेमस है। मुरादाबाद है, मुरादाबाद किसके लिए फेमस है? पीतल के लिए फेमस है। जैसे आपका जो मेरठ है वो कैंची के लिए और स्पोर्ट्स के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। जैसे कि आपके और भी जिले आप ले सकते हैं, तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं। आगरा पेठे के लिए है, प्रसिद्ध है। ठीक है? मतलब बहुत सारी जिले हैं और हर जिले का कोई ना कोई एक प्रोडक्ट ऐसा है जो उसको नेशनल या इंटरनेशनल लेवल पे एक पहचान दिलाता है। परंतु इस चीज़ को लेकर के आज तक किसी ने भी ये ध्यान नहीं दिया कि भई वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ये ऐसा हम एक स्कीम लॉन्च कर सकते हैं जिससे उस जिले में उस प्रोडक्ट की उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं, जिससे रोज़गार बहुत ज़्यादा लोगों को मिलेगा और उस पर्टिकुलर जिले की एक ग्लोबल इमेज भी बन जाएगी, जिससे कि उस क्षेत्र के लोगों का आर्थिक विकास होगा। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना चालू की गई सन 2018 में। उद्देश्य क्या थे? तो जिलों के हस्तशिल्प को पहचान देना, या हस्तशिल्प का मतलब है कि हाथ की कारीगरी से जो भी चीजें बनती हैं। खासकर हस्तशिल्प क्यों कहा गया है? क्योंकि ज्यादातर काम हाथ से ही होते हैं, है ना? और जितने भी चीजें प्रसिद्ध हैं वो ज्यादातर हाथ से ही सब की जाती हैं। ज्यादातर, ऐसा नहीं है सबके, ज्यादातर हाथ से की जाती है। जैसे बनारसी साड़ियां हैं, ठीक है, हाथ से काम होता है। हथकरघा उद्योग है ना? आप देख सकते हैं, आपका कालीन उद्योग है। कालीन भैया मिर्जापुर नहीं, कालीन उद्योग जो भदोही जिसके लिए बड़ा फेमस है। तो ये हस्तशिल्प वाली चीजें हैं। तो जिलों के हस्तशिल्प को पहचान देना, उनको एक नेशनल, इंटरनेशनल, ग्लोबल लेवल पर पहचान देना, ये इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। दूसरा, जिले के उद्योग को, जो भी जिले के उद्योग हैं, उन उद्योगों को, और या तो कोई जिला किसी उद्योग के लिए फेमस है, या किसी सर्विस को देने के लिए, सेवा को देने के लिए प्रसिद्ध है, या किसी व्यवसाय के लिए प्रसिद्ध है। तो अगर किसी भी जिले में कोई भी या तो उद्योग, सेवा या व्यवसाय है, उन सभी क्षेत्रों को और प्रभावी बनाने के लिए, प्रभावी बनाने का मतलब है कि वो जितनी कमाई करके दे रहे हैं उससे ज्यादा कमाई करके वो दें। इस प्रभाविता को बढ़ाने के लिए, इस चीज को बढ़ाने के लिए ODOP योजना लाई गई। और तीसरी बात है, जब भी किसी जिले का, आप ये देखो, जब भी किसी जिले का क्या होगा, कोई प्रोडक्ट ऐसे ग्लोबली उभर के आएगा, तो निश्चित सी बात है उस जिले में जो उस प्रोडक्ट के साथ लोग जुड़े हुए हैं उनकी आर्थिक उन्नति होगी, और उनकी आर्थिक उन्नति को देखते हुए जिले के जो अन्य बेरोजगार लोग हैं वो भी उस चीज की तरफ आगे बढ़ेंगे। ये स्वाभाविक है। तो उससे क्या होगा कि रोजगार के अवसरों को, रोजगार के नए अवसरों को प्रोत्साहन मिलेगा। ये इस योजना का उद्देश्य है। मैं आपको दिखाता हूं कि हमारे जितने भी जिले हैं उनका PDF मैं आपको दिखाता हूं। देखो, ये सबसे बड़ा लाभ मेरे को हो रहा है। पहली बात तो ये लाभ इसमें डिजिटल बोर्ड का हो रहा है
कि एक ही बार लिख के सारा काम हो जाएगा। और दूसरी बात है, जो चीजें मैं आपको वहां नहीं दिखा सकता था वो चीजें मैं आपको यहाँ दिखा सकता हूँ कि पर्टिकुलर जो आपके जिले हैं या पर्टिकुलर कोई जानकारी है उसको आप समझ सकते हैं। देखो मेन मेन जिले की बात करते हैं, ठीक है, मेन मेन जिले की बात करते हैं। देखो जैसे आगरा है, तो आगरा जो जिला है वो चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, पूछ सकता है कि ओडीओपी के अंतर्गत आगरा का कौन सा प्रोडक्ट है, तो आपको आपको दिमाग में क्या आएगा, पेठा आएगा, पर अपने को क्या याद रखना है, चमड़ा। उसके बाद अलीगढ़, अलीगढ़ पहले से किसके लिए प्रसिद्ध है, ताले के लिए और हार्डवेयर के लिए। और ये आजमगढ़ वगैरह छोड़ दो, जौनपुर, जालौन, हाथरस, ये सब ये नॉर्मल है ना, मेन मेन लेते हैं। सिद्धार्थनगर, सीतापुर देख लो, सीतापुर देखो, हाथ दरी है ना। उसके बाद उन्नाव, जरी, जरदोजी, ये चीज है। वाराणसी बहुत इंपॉर्टेंट है, बनारसी रेशम और साड़ी के लिए। ठीक है, जो जो मैं बना रहा हूं उस पर विशेष आप एक बार ध्यान दीजिए। उसके बाद जो गाजीपुर है उसको छोड़ दीजिए। गाजियाबाद, गाजियाबाद टेक्नोलॉजी के लिए, अभियांत्रिकी के लिए, इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध है। आपको पता होगा कि गाजियाबाद में ज्यादातर क्या काम होते हैं, कि टेक्निकल काम होते हैं, आपकी मशीनें बनती हैं, ठीक है, आपके बहुत सारे जितने भी टेक्निकल काम हैं, इंजीनियरिंग के जितने भी काम हैं वो सब गाजियाबाद में होते हैं, नोएडा वगैरह के क्षेत्र में इधर होते हैं, ये है। उसके बाद आप ये देखो, गोरखपुर टेराकोटा के लिए प्रसिद्ध है ना, बड़े बड़े जो नाम है। ठीक है, यहाँ पे देखो संबल जो है वो हस्तशिल्प के लिए, हॉर्न बोन के लिए। ठीक है, सहारनपुर लकड़ी पर नक्काशी। ठीक है, सुल्तानपुर देख सकते हैं मूंज उत्पाद। ठीक है, शामली वगैरह, मतलब ये है। और देखिए आप इधर देखिए, एटा घुंघरू, घंटी और पीतल उत्पाद, एटा आपको याद रखना है। फर्रुखाबाद वस्त्र छपाई। ठीक है, फिरोजाबाद कांच के उत्पाद, खासकर फिरोजाबाद में क्या बनती है, चूड़ियां बनती हैं, है ना, चूड़ियां बनती हैं, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। गौतम बुद्ध नगर, ये आप प्रयागराज का देखिए, खाद्य प्रसंस्करण, है ना, ये खाद्य प्रसंस्करण बहुत इंपॉर्टेंट है, और खासकर आंवले का खाद्य प्रसंस्करण होता है। ठीक है, और देखिए आप यहाँ पे देखिए, प्रतापगढ़ बांसुरी के लिए, ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है। चित्रकूट है, इटावा है, देवरिया, ये कुछ है ना। ओके, देखते हैं। मुजफ्फरनगर सैनिटरी फिटिंग के लिए इन्होंने दिखाया है। पर एक चीज और भी है मुजफ्फरनगर से, क्योंकि मैं भी हूं, तो गुड़ के लिए बड़ा प्रसिद्ध है, गुड़ के लिए बड़ा प्रसिद्ध है। तो इस तरह से आप सब चीजें देख सकते हैं। ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट में कहाँ डाल दूंगा, ये सारे के सारे स्क्रीनशॉट में टेलीग्राम में डाल दूंगा। टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जरूर जाके ज्वाइन कीजिए। और आगे अगर जैसे अभी एग्जाम हमारा आ रहा है, तो इंपॉर्टेंट जो भी पीडीएफ्स होंगी वो पीडीएफ्स मैं आपको अवेलेबल वहां पे करवाऊंगा, तो आप जरूर जाकर वहां पे ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, तो कुल मिला के ये सारी चीजें हैं। उसके बाद अगला जो योजना है हमारी, वो है उत्तर प्रदेश गौपालक योजना। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। देखो, राम जी की पाठशाला की खास बात यही है कि सीधी बात, नो बकवास। ठीक है, ठोस काम, दिखावा कम, यही पूरा का पूरा सिद्धांत है, और इसी पे चलते हैं। जो क्लास घंटों घंटों की होती है यूट्यूब पे, वो क्लास 15 से 20 मिनट में खत्म करना राम जी की पाठशाला को बहुत अच्छा लगता है। तो उत्तर प्रदेश गौपालक योजना, ये आपको ध्यान रखना है। उत्तर प्रदेश गौपालक योजना सन 2019 में आई थी। ठीक है, उत्तर प्रदेश गौपालक योजना। और क्यों आई है गौपालक योजना, नाम से ही पता लग रहा है कि भाई पशुपालन किया जाए, और पशुपालन किया जाए, या जो लोग पशुपालन कर रहे हैं उन लोगों को रोजगार मिल सके, ऐसा कुछ मतलब सरकार के दिमाग में, शासन के दिमाग में चल रहा था। तो इन्होंने क्या काम किया कि जो लोग पशुपालन में लिप्त हैं, पशुपालन के कार्य में वो लगे हुए हैं, उन पशुपालकों को यदि पशुपालन में प्रॉब्लम आती है, प्रॉब्लम क्या आती है, आर्थिक समस्याएं सबको आती हैं, तो उस प्रॉब्लम को खत्म करने के लिए राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत लोन प्रोवाइड करेगी, ऋण प्रोवाइड करेगी। उद्देश्य क्या है, उद्देश्य क्या है कि जो बेरोजगार युवा है, ठीक है, देखो हम सबको लगता है कि भाई जो गवर्नमेंट होती है, मैं गवर्नमेंट की तरफदारी बिल्कुल नहीं कर रहा हूं, मैं एक टेक्निकल चीजें बोल रहा हूं। बहुत सारे लोगों को लगता है कि मैं तिलक लगाता हूं तो मैं बीजेपी का बंदा हूं, ये बहुत गलत सोच है आपकी, बहुत गलत सोच है आपकी। ऐसे तो राम जी भी तिलक लगाते हैं, भगवान शंकर भी तिलक लगाते हैं, ठीक है, तो शंकर जी अगर तिलक लगाते हैं तो बीजेपी की वोट डालने थोड़ी आते होंगे, राम जी बीजेपी की वोट थोड़ी डालने आते होंगे, बेकार की बात आप करते हो। जो तिलक है वो किसी की बापौती नहीं है, वो भारत की बापौती है। ठीक है, तो ये आपका अपने दिमाग में से निकाल दीजिए। अगर सही होता है तो सही बोला जाता है, गलत होता है तो गलत बोला जाता है। तो आप ये देखो कि भारत में युवाओं की जनसंख्या बहुत ज्यादा, ऑलमोस्ट 65% के आसपास युवा हैं, और उन सबको सरकारी रोजगार देना संभव नहीं है, ये तो आपको पता है।
करोड़ों लोगों को सरकारी रोजगार कैसे दिया जा सकता है? सरकारी रोजगार चंद निकलते हैं, थोड़े से निकलते हैं। तो रोजगार के अलग-अलग अवसर प्रदान करने पड़ेंगे। बट आप तो पढ़ रहे हैं, आप तो सरकारी रोजगार के लिए पढ़ रहे हैं, पर अपने माइंड को थोड़ा-सा ओपन कीजिए और रोजगार का मतलब केवल सरकारी नौकरी नहीं होता है, ये आप बात समझने का प्रयास कीजिए। इन चीज़ों से भी लोगों को बहुत रोजगार मिलता है और जब लोगों के ये काम सेट होते हैं, तो उन लोगों को बहुत अच्छी खासी कमाई भी होती है। ये बात आपको याद रखनी है। उद्देश्य क्या है कि जो बेरोजगार युवा हैं, उनको रोजगार प्रदान करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। कैसे रोजगार प्रदान होगा? कि भाई आप युवा को बोलेगा, भाई तू गाँव का बंदा है, तेरी खेती-बाड़ी भी है। अब एक काम कर ले तू, चल मैं तेरे को 10 लाख रुपए दे देता हूँ और तू गाय और भैंस पाल ले। ठीक है, स्पेशली गऊ पालक है, तो तू गाय पाल ले, गाय ले आ। और गाय लाएगा तो क्या होगा? चारा खेत से आ जाएगा, ठीक है, गोबर से गोबर गैस बनेगी और तमाम चीजें होंगी, कंडा बनेगा, दूध बेचेगा, दूध से बने हुए उत्पाद बेचेगा, तो निश्चित रूप से उस व्यक्ति की आर्थिक उन्नति होगी और रोजगार उसको मिल जाएगा। तो रोजगार बेरोजगार युवा को रोजगार प्रदान करना तथा रोजगार के अवसरों को बढ़ाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। अब इस योजना के अंतर्गत प्रावधान क्या है? क्या कि यदि कोई गौपालक है या कोई गौपालक बन के अपना रोजगार करना चाहता है, तो उस व्यक्ति को सरकार 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करेगी। ये बात आपको अपने दिमाग में रखनी चाहिए। ठीक है, समझ में आ रही होगी बात। अब अगली योजना की तरफ आगे बढ़ते हैं। अगली योजना है प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना। इन शब्दों के अर्थ आपको समझ में आने चाहिए। जब मैं साइड हो जाया करूं, तो आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। ये बहुत ही आवश्यक है। ठीक है, अब देखो, प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना, इन शब्दों से समझो। प्रशिक्षित, प्रशिक्षित मतलब प्रशिक्षण, स्पेशली ट्रेंड, ना ट्रेंड, ठीक है, ट्रेन, जिसको ट्रेनिंग मिली हुई है, ऐसा एक उद्यमी किस क्षेत्र का? कृषि क्षेत्र का एक ऐसा उद्यमी जो क्या कर रहा है, जो क्या, देखो लाइट चली गई है, अभी लाइट चली गई है और हमारे दिल की धड़कन बढ़ गई है कि कहीं वीडियो बीच में ही ना रुक जाए, है ना, ये बड़ी प्रॉब्लम। फैन ऑफ कर, एक मिनट फैन ऑफ कर देता हूँ कि वीडियो बीच में ना रुके, बड़ी समस्या हो जाती है। मैं फटाफट खत्म करने की कोशिश करता हूँ, है ना। अगर देखो अब बीच में हो जाएगा तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर दोबारा से रिकॉर्ड करनी पड़ेगी। आप लोगों को लगता है वीडियो नहीं मिल रही है, बट तो प्रशिक्षित, ऐसा उद्यमी जो कृषि क्षेत्र से संबंधित है और ट्रेनिंग प्राप्त किया हुआ है, उस ऐसे उद्यमी के लिए ये योजना है, उसको स्वावलंबी बनाने के लिए। स्वावलंबी का मतलब क्या है कि अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ये एक योजना है। यानी कि एक व्यक्ति है, एक उद्यमी है, उद्यम मेहनती है, ठीक है, वो कृषि क्षेत्र से संबंधित है, उसको ट्रेनिंग देकर स्वावलंबन के रूप में उसको स्वावलंबी बनाना इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है। 2019 में ये योजना चालू हुई और उद्देश्य उद्देश्य क्या है कि किसानों को कृषि फर्म की स्थापना करवाना। ठीक है, ये जो किसान हैं उनको कृषि फर्म की स्थापना कराना। कृषि फर्म का मतलब सीधे सीधे ये है कि उनको कृषि में ठीक ढंग से स्थापित करना, उनको कृषि क्षेत्र में अग्रसर करना, कृषि फर्म में स्थापित करने के साथ साथ प्रशिक्षित करना। यानी कि सारे के सारे माजरे का राजमा यह निकलता है कि किसान को ट्रेनिंग करके ठीक से कृषि कार्यों में लगाना, जिससे वह कम से कम मेहनत, कम से कम भूमि में अधिक से अधिक पैदावार कर सके और अधिक से अधिक अपनी आय को बढ़ा सके, उसको बढ़ावा दे सके। और दूसरा क्या प्रमुख उद्देश्य है प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना का? कि युवाओं को कृषि क्षेत्र में अधिकाधिक संलग्न करते हुए रोजगार प्रदान करना। आप लोगों को पता है कि भारत की एक बहुत बड़ी आबादी, या मैं कहूं कि भारत में वो क्षेत्र जो सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करता है वह है कृषि क्षेत्र। परंतु इस कृषि क्षेत्र में ठीक ढंग से संलग्न न हो पाने के कारण, रुचि के अभाव के कारण, ठीक ढंग से प्रशिक्षण न लेने के कारण और ठीक तरीके से अच्छी तकनीकों का प्रयोग न करने के कारण कोई भी व्यक्ति बस केवल जीवन यापन मात्र ही कर पाता है और एक अच्छा जीवन नहीं जी पाता है। तो ऐसे समय में जब लोग बहुत बड़े स्तर पर बेरोजगार हैं, तो उन लोगों को अधिकाधिक बड़े स्तर पर, है ना, अधिकाधिक या बहुत बड़े स्तर पर कृषि क्षेत्र में संलग्न करके, ठीक है, क्या काम करना? उनको रोजगार प्रदान करना और उनको स्वावलंबी बनाना। ये प्रशिक्षित कृषि उद्यमी स्वावलंबन योजना का प्रमुख उद्देश्य है। ये आपको ध्यान रखना चाहिए। अगली योजना है, आप इसको देख लीजिए। मैं थोड़ा थोड़ा जल्दी निपटाने की कोशिश कर रहा हूँ डर के मारे, ठीक है।
क्योंकि लाइट चली गई है तो इन्वर्टर कभी भी बोल सकता है। तो उत्तर प्रदेश कामधेनु डेयरी योजना, ठीक है, ये आपने बहुत सुना होगा और बहुत ज़बरदस्त है, अपने आप में बहुत ज़बरदस्त है। सरकार बहुत ज़्यादा इसमें सहयोग कर रही है, बहुत ज़्यादा सब्सिडी वगैरह दे रही है। चलो लाइट आ गई है, अब हमको कोई टेंशन नहीं है, अब अपन आराम से पढ़ाएँगे। बड़ा साँस में साँस आता है भाई, बड़ी प्रॉब्लम है। देखो ये समस्याएँ हमारे सामने बहुत ज़्यादा। तो अगली योजना है उत्तर प्रदेश कामधेनु डेयरी योजना और ये योजना आपकी चालू हुई थी सन 2013 में। 2013 में ये योजना चालू की गई और इस योजना का देखो, यदि आप देखोगे कि दुग्ध उत्पादन में भारत का कौन-सा स्थान है, तो दोस्तों दुग्ध उत्पादन में भारत का स्थान है प्रथम। और यदि राज्य की बात की जाए तो सबसे पहले जिस राज्य का नाम आता है दुग्ध उत्पादन में वो है यूपी। बट यदि बात की जाए कि भाई प्रति दुधारू पशु कौन होता है? जो दूध देता है, गाय हो भैंस हो, प्रति दुधारू पशु औसतन कितना दूध हमको मिल रहा है? तो यूपी में करीब 2.5 लीटर के आसपास एक औसत एक दुधारू पशु दूध देता है। तो यहां पर इस आंकड़े में यूपी पिछड़ जाता है। बहुत बल्क लेवल पर मिल्क प्रोडक्शन करने के बाद भी वो औसत दुग्ध उत्पादन प्रति दुधारू पशु इस स्तर पर पिछड़ जाता है। हरियाणा और पंजाब बाजी मार जाते हैं, वो 3 से 4 लीटर पर चले जाते हैं और भैंस के दुग्ध उत्पादन में ही बहुत आगे निकल जाते हैं। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए, इसी चीज को बेहतर बनाने के लिए क्या किया उत्तर प्रदेश सरकार ने कामधेनु डेयरी योजना को शुरू किया। ठीक है, उत्तर प्रदेश में दुग्ध उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए, है ना। अब दुग्ध उत्पादन से संबंधित कौन सी क्रांति है, कौन सा रेवोल्यूशन है, ये आप मेरे को कमेंट में जरूर जरूर बताएंगे अगर आप यहां तक देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके लक्ष्य क्या हैं, इस योजना के लक्ष्य क्या हैं? तो ये योजना 3 बड़े स्तरों पर लागू की गई है। पहला है कामधेनु योजना, ठीक है, एक वृहद स्तर पर। उसके बाद मिनी कामधेनु योजना, यानी कि जो बड़े वाला स्तर है उससे नीचे वाले स्तर पर, और एक है माइक्रो, यानी कि बहुत छोटे स्तर पर ये योजना। इन 3 स्तरों पर योजना है। तो जब कामधेनु योजना के स्तर पर बात की जाती है तो इस योजना के अंतर्गत 300 यूनिट स्थापित की जाएंगी, यानी कि 300 गौशालाएं या 300 पशु के रखने की जगह 300 डेयरी, 300 यूनिट स्थापित की जाएंगी और उन 300 यूनिट में 100 दुधारू पशु होंगे, यानी कि 100 गाय भैंस होंगी। इस जो सबसे बड़ी यूनिट है कामधेनु योजना के अंतर्गत। उसके बाद जो मिनी कामधेनु योजना है उसके अंतर्गत 1500 यूनिट स्थापित की जाएंगी यूपी में, बात हो रही है यूपी की। 1500 यूनिट स्थापित की जाएंगी जिसमें क्या होंगी, 50 दुधारू पशु होंगे। और बहुत छोटे लेवल पर, माइक्रो लेवल पर माइक्रो कामधेनु योजना होगी जिसकी 2500 यूनिट स्थापित की जाएंगी, जिसमें 25 दुधारू पशु होंगे। ये लक्ष्य सरकार ने रखा है और इसमें सरकार बहुत बड़ी सहायता और सब्सिडी भी देती है। यदि आप पशुपालक हैं तो इस योजना को बहुत अच्छे से जानिए, समझिए और देखिए। अब अगली योजना की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, एक बार मैं पानी ले लेता हूं। आप लोग क्या कीजिए, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। अब देखो ये आज की अंतिम योजना है। 1-2 योजनाएं और जो इससे संबंधित रह जाएंगी उनको हम प्रैक्टिस सेशन में कर लेंगे। समझ में आ रहा है दोस्तों? क्लियर है ना सब चीजें? चलिए, तो ये है समेकित बंजर भूमि विकास योजना। समेकित का कुछ खास मतलब यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अर्थ तो बहुत गहरा है, परंतु आप सीधे सीधे समझिए कि जो बंजर भूमि है, बंजर भूमि वो भूमि है जिस पर कुछ भी उत्पादन नहीं होता है, पथरीली जमीन है, कुछ भी उत्पादन नहीं हो रहा है। तो ऐसी बंजर भूमि के विकास के लिए एक कार्यक्रम शुरू किया गया था। इसका नाम था समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। ऐसा नहीं कि जो भूमि बंजर होती है वही बंजर रहती है। बहुत ज्यादा लंबे समय तक ध्यान न देने के कारण उपजाऊ भूमि भी बंजर भूमि बन जाती है। तो उपजाऊ भूमि बंजर भूमि न बने और जो बंजर भूमि है उसका विकास किया जाए उपजाऊ भूमि के रूप में, इस चीज को ध्यान में रखते हुए एक कार्यक्रम को शुरू किया गया जिसका नाम था समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम। 1991 और 92 में ये लगभग शुरू किया गया था। ये टाइमलाइन अपने को पता लगी।
अब ये जो पूरी योजना है, ये जो पूरा कार्यक्रम है, यदि हम बात करें यूपी में, तो यूपी में ये सभी 75 जिलों में लागू नहीं होता है। केवल और केवल 47 जिलों में लागू होता है और इन 47 जिलों के 132 विकास खंडों में, यानी कि 132 आपके जो ब्लॉक्स होते हैं, है ना, डेवलपमेंट ब्लॉक्स होते हैं, जो विकास खंड होते हैं, उन विकास खंडों में ये योजना लागू है। ये आपको ध्यान रखना है। और उद्देश्य क्या है कि बंजर भूमि का विकास करना। सिंपल सी बात है कि बंजर भूमि का विकास करना, ये इसका उद्देश्य है। देखो, ये योजना स्पेशली चलाई जा रही है केंद्र राज्य सरकार के द्वारा, परंतु इसमें सहभागिता दोनों की है। केंद्र सरकार की सहभागिता भी है और राज्य सरकार की, दोनों की एक संयुक्त पहल है। परंतु अगर मुख्य रूप से देखा जाए तो ये राज्य सरकार के द्वारा ही प्रस्तावित और प्राधिकृत है और राज्य सरकार ही इसको बढ़ा चढ़ाकर पेश कर रही है। ये बात आपको समझ में आ रही होगी। अब एक चीज है, एक आपको नाम याद रखना है, आत्मा। क्या? आत्मा। भूतों वाली रात के 12 बजे आएगी आत्मा। अरे डरना नहीं चाहिए। अच्छा, आप में से पता नहीं कितने लोग विश्वास करते हैं कि भूत प्रेत होते हैं। अब अगर लाइव होता तो मजा आता, लाइव भी किया करेंगे आगे, लाइव ही पढ़ाया करेंगे आगे। तो आप में से कितने लोग विश्वास करते हैं भूत प्रेतों में? तो आप में से बहुत सारे लोग कहेंगे नहीं नहीं होते हैं, कुछ लोग कहेंगे होते हैं। तो मैं अगली वीडियो में बताऊंगा इसका सारांश क्या है, तब तक आप मेरे को कमेंट में जरूर बताना। ठीक है, तो आत्मा है, एक्चुअली में ये कोई भूत प्रेत नहीं है, ये हिंदी में शब्द है आपका आत्मा, है ना, आप ऐसे बोल सकते हैं कि आत्मा, पर एक्चुअली में ये ATMA है। और ATMA का मतलब है ए रिप्रेजेंट कर रहा है एग्रीकल्चर को, T रिप्रेजेंट कर रहा है टेक्नोलॉजी को, M रिप्रेजेंट कर रहा है मैनेजमेंट को और A रिप्रेजेंट कर रहा है एजेंसी को। यानी कि ATMA जो आत्मा है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, ये एक ऐसा एजेंसी है, ये एक ऐसा अभिकरण है जो राज्य सरकार द्वारा पूरे के पूरे प्रदेश के प्रत्येक जिलों में, है ना, ये प्रावधान है कि प्रत्येक जिलों में इसकी स्थापना की जाएगी, ATMA की, इन एजेंसीज की स्थापना की जाएगी। और ये एजेंसी क्या काम करेंगी? ये एजेंसी काम करेंगी आपका, क्या कार्य और उद्देश्य क्या है कि राज्य में कृषि कार्यक्रम, जो भी एग्रीकल्चरल प्रोग्राम्स हैं, उन प्रोग्राम्स को बढ़ावा देंगी और जो वे प्रोग्राम्स चल रहे हैं उनकी स्पीड को भी बढ़ावा देंगे। ये नहीं है कि भाई अगर वो 10 साल में नियत हुआ और वो 20 साल में बन रहा है तो 10 साल में ही उसको निपटाने का प्रयास करेंगी। उनकी प्रोग्राम्स को कंप्लीट करने की स्पीड बढ़ेगी। 10 है तो 8 में खत्म करो, 6 में खत्म करो। ये नहीं है कि 10 है तो 40 में खत्म करो। ये चीज विशेष रूप से आपको ध्यान रखनी है। तो ATMA, इनका प्रमुख उद्देश्य है कि राज्य में जो कृषि कार्यक्रम चल रहे हैं उन कृषि कार्यक्रमों को क्या करना, उन कृषि कार्यक्रमों को समय से पूरा कराना, गतिशील बनाना और उनका अच्छे से विकास करना। जो ATMA है, एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी मैनेजमेंट एजेंसी, इसको अगर हिंदी में देखें, एग्रीकल्चर कृषि, ठीक है, एग्रीकल्चर का मतलब कृषि से है दोस्तों। T से मतलब है टेक्नोलॉजी यानी कि प्रौद्योगिकी, M से मतलब है मैनेजमेंट यानी प्रबंधन और A से मतलब है एजेंसी यानी कि अभिकरण। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। देखो क्या चीज है, जो रिपोर्ट होती है ना, रिपोर्ट, ठीक है, इसको हिंदी में बोलते हैं प्रतिवेदन। क्या बोलते हैं दोस्तों? प्रतिवेदन बोलते हैं। और एजेंसी को हिंदी में बोलते हैं अभिकरण। तो आज अपन यहीं तक रखते हैं क्योंकि लाइट का इशू है थोड़ा। अब लाइट का थोड़ा हो जाएगा, 4-5 दिन हो गए हैं हम लोग, मैं 4 दिन से सोया भी नहीं हूँ ठीक से, बहुत, बस एक एक डेढ़ घंटा सो के, तो सिर भी बहुत ज़्यादा भारी है और बड़ी टेंशन रहती है। और डिजिटल सेटअप है, सहायता तो बहुत ज़्यादा हो रही है, हेल्प तो बहुत ज़्यादा मिल रही है, पर दिक्कत ये है कि बिजली रुकती नहीं है। बिजली अगर रुक जाए, एक दिन भी रुक जाए ढंग से, तो अपना इन्वर्टर चार्ज हो जाएगा, फिर अपने कोई इशू नहीं है। तो जिंदगी, वो जिंदगी क्या जिसमें संघर्ष ना हो, ठीक है। तो संघर्ष अगर हमारे मार्ग में है तो उसका मतलब हम सही रास्ते पर जा रहे हैं। और अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं, संघर्ष नहीं है, तो उसका मजा भी क्या है। संघर्षों का मजा लीजिए और अपना प्यार राम जी की पाठशाला पर बनाए रखिए। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इसी अच्छी बात के साथ आप देख रहे थे राम जी की पाठशाला। मैं हूं राम भारद्वाज। जय हिंद, जय भारत।